जय हिंद साथियों, देखिएगा ये है 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट आपको दे चुके हैं। ठीक है, आप लोग हिंदी के लिए अलग से बोल रहे थे तो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के एकदम अच्छे वाले दूंगा। साथ ही में आप 10 कर लेंगे तो उसके बाद में लगभग आपका 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। इसके बाद में आपके 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी के और 10 मैथ्स एंड 10 रीजनिंग के। ठीक है, तो एग्जाम से पहले ये वाला कॉम्बो आपको एकदम जो है अच्छे तरीके से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट दे रखा है, ठीक है, जीके जीएस यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। आप बिल्कुल भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अच्छे अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बेस्ट हो तो आपके लिए इन सभी सवालों को अटेम्प्ट करना जरूरी है। इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे बैक टू बैक। अच्छा, आपको 15 में से 15 स्कोर करना है और जितना भी हो आप जरूर जो है बताया करें, ताकि आपके अनुसार आपने बोला क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी जाए तो 15 कर दिए गए। देखिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा व्यूज हो 1-2 घंटे का हो जाएगा। अगर आप 15 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का या फिर 37 क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन चाहेंगे तो भैया 2-3 घंटे की बात जाएगा। फिर एक टॉपिक चालू हो गया तो मतलब पूरा टॉपिक ही वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपके जैसा जैसा सुझाव आया वैसे वैसे मैं आपको बताते चला हूं। चलिएगा, देखिएगा, पहला वाला आपके पास में क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है इसको आपको बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो जो है सॉल्व करना है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आना चाहिए। देखिए, गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था, ये कौन सी जगह से हुआ था? देखिए, बारदौली, सूरत, अहमदाबाद या फिर बंबई से हुआ था। इन सब के बारे में आपको पता होगा। तो एक सवाल है और उसका जवाब आप दे दीजिएगा। आपको पता होगा, मैं आपको लिखते चलता हूँ, देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपको पता होगा 12 मार्च 1930, देखिएगा 12 मार्च 1930 को ये जो गांधी जी का दांडी मार्च था, ये आपका साबरमती, लिख लीजिएगा, साबरमती आश्रम था जो कि अहमदाबाद में था। ठीक है, क्या था? अहमदाबाद में था। वहाँ से ये चला था, 12 मार्च 1930 को चला था। और ये समाप्त कब हुआ था, मतलब एंड कब हुआ था, समापन कब हुआ था, तो वो डेट लिख लीजिएगा। ये पूछी गई थी, 12 अप्रैल 1930 को चला था। ये लगभग जो है वो 24 दिन, मतलब लगभग कितने, 24 दिन तक ये जो सत्याग्रह चला था। एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, क्या पूछा जाए कि उद्देश्य क्या था इस यात्रा, इस मार्च का, तो उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया जो नमक पर टैक्स था, ठीक है, उसको तोड़ना था। तो बेसिकली जब वो साबरमती अहमदाबाद से चले तो जो है 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, समुद्र के किनारे पहुंच करके और इन्होंने जो है नमक के कानून को जो है तोड़ा था। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य ये था नमक कानून, ठीक है, नमक कानून जो अंग्रेजों ने बना दिया था उसको जो है वो तोड़ना था। ठीक है, क्या था? तोड़ना था। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपको मेरे बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अहमदाबाद, साबरमती से स्टार्ट। देखिएगा, अगला सवाल दूसरे नंबर का सवाल है। ये अगर आपका एक क्वेश्चन सही है और पूरा जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नॉलेज अच्छी है। अगला आपका सवाल बड़ा ही अच्छा है, ये आप पढ़ लीजिएगा कि संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी था। इसमें से आपको यही बताना है कि इनमें से वो कौन सा था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा गोवा। कि पहले जो ये गोवा था ये 1961 के अंदर, याद रखिएगा, 1961 के अंदर भारत की सेना का इस्तेमाल करके उपनिवेश जो था वो भारत में शामिल कर दिया गया था। सवाल ये है कि 1961 में तो कर दिया, भारत में शामिल कर दिया, लेकिन कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो वो लिख लीजिएगा 12वें। ठीक है, 12वें संविधान संशोधन, 12वें संविधान संशोधन करके ये भारत के अंदर विलय कर दिया गया था। अगला देखिएगा, नोबेल पुरस्कार पहले भारतीय वो कौन से थे और किस विषय में मिला था? देखिएगा, सबसे पहले जो पहला जो जो नोबेल प्राइज था वो किसको मिला था? पहले आप देखिएगा, पहले वो क्षेत्र था साहित्य। ठीक है, तो याद रखिएगा 1913 के अंदर, क्या 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, लिख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो था नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ये आपको याद रखना है, नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? ये पूछा गया क्षेत्र है वो है साहित्य। क्या है? साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। और ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 के अंदर। और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। अगला देखिएगा, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो सारी विटामिन के बारे में आपको पता रहना चाहिए। देखिएगा, पहले आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि देखिएगा विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है वो आप देख लीजिए यार। उसका होता है रेटिनॉल। क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, पूछा गया है, रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वो होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। और रतौंधी रोग जो होता है वो किससे होता है? वायरस जनित है। क्या है? बैक्टीरिया जनित है, ये वायरस से होता है। ठीक है,
ये रतौंधी जो होता है वो वायरस से होने वाला रोग है। इसके बाद में विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो वो होता है थाइमीन, लिख लीजिएगा थाइमीन, थाइमीन उसका नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी रोग हो जाता है। समझ में बात आ रहा है जी? इसके बाद देखिएगा सी, विटामिन सी का जो था रासायनिक नाम आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, उसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक हो जाता है। इसके बाद में आपसे पूछा जाए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है? तो ये इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या लिख लीजिएगा? कैल्सी ठीक है, फेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी वजह से जो होता है वो कौन सा रोग होता है? सूखा रोग हो जाता है। क्या होता है? सूखा रोग हो जाता है। और आपको पता होगा कि सूरज से प्राप्त होने वाली विटामिन वो कौन सी है? डी है। ठीक है, इस सबको जो है वो आपको याद रखना है, कभी भी जो है आपको भूलना नहीं है। ये आपने पूरा पढ़ लिया होगा। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। और सूखा रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। टीबी के बारे में मैंने आपको चलो बता देता हूँ। देखिएगा, टीबी जो बीमारी होती है उससे होता क्या बेसिकली, मतलब वो विषाणु है या फिर वो जीवाणु है या फंगस से होता है, वो सब आपको पता रहना चाहिए। देखिएगा, अगर आप टीबी बीमारी बात करते हैं, ठीक है, टीबी हो, प्लेग हो या फिर कुष्ठ रोग हो, क्या हो? टीबी हो, प्लेग हो या फिर कुष्ठ रोग हो, ये सब जो है वो, और एक और लिख लीजिएगा हैजा, ये सब का सब जो होता है वो किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है, ये आप जो वो नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला है लाल रक्त कणिकाएं जो शरीर के किस अंग में बनती हैं, उस अंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो वो जवाब आपके पास में होना चाहिए, उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। देखिएगा, 3 चीज़ें याद रखिएगा, आरबीसी के बारे में पता होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेट्स के बारे में। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके बारे में। ये जो होता है लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। और एक और देखिएगा, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों की तीनों जो होती हैं वो बोन मैरो में बनती हैं, मतलब अस्थि मज्जा में बनती हैं। इनके कार्यकाल से एक संबंध जो है वो क्वेश्चन आया था, वो आप कार्यकाल इनका जो है वो नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन का होता है, ये आप याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी का जो होता है वो 4 से 6 दिन डब्ल्यूबीसी जो होती है जिंदा रहती है। और प्लेटलेट्स का जो टाइम होता है वो कितना होता है? लगभग 8 से 10 दिन का होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इनका टाइम पीरियड जो है बिल्कुल आपको याद रखना है भाई, गलती मत कर देना, पूछा गया सवाल है। अगला आप देखिएगा, मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो एमपी का जो जिला है पन्ना, ठीक है, पन्ना जिला ये कहाँ का है बताइएगा? ये एमपी का है। तो पन्ना जिले के अंदर क्या होता है? हीरा पाया जाता है। तो वहीं पर जो कर्नाटक का जो कोलार खान है, कर्नाटक का जो कोलार खान है, वहाँ से जो होता है वो सोना बहुत आयत में प्राप्त होता है। तो इन दोनों को जो आपको पता होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि जो कैंगा परमाणु संयंत्र है ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर है बताओ? ये कर्नाटक के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में क्या होता है? कोलार खान के अंदर सोना। आगे देखिएगा, शीतकालीन वर्षा होती है, और ये आपके पास में आंसर है महाराष्ट्र में, असम, तमिलनाडु या फिर केरल के अंदर। देखिएगा, शीतकालीन वर्षा मतलब होती है कि सर्दियों के टाइम पर जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो होती है तमिलनाडु के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? तमिलनाडु के अंदर होती है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, शीतकालीन वर्षा पता है जी कब होती है? आपको पता होगा कि जब सर्दियों के टाइम पर क्या होता है? सर्दियों के टाइम पर जो मैदानी हवाएं होती हैं वो समुद्र की तरफ चलती हैं। साथ ही में शीतकालीन टाइम पर क्या होता है कि जो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ नमी हवा जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से हवाएं जो होती हैं नमी प्राप्त करती हैं, और वो जो होता है वो मैदानी क्षेत्र से समुद्र के क्षेत्र में जाती हैं। तो जब वो वापस लौटती हैं तो उस वापस लौटने के दौरान तमिलनाडु के अंदर सर्दियों में बारिश होती है। तो ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है। तमिलनाडु का मैंने आपको 2 परमाणु संयंत्र बताए थे। कौन से बताए थे? लिख लीजिएगा। उनका नाम है कुडनकुलम है, और दूसरे का नाम लिख लीजिएगा कलपक्कम। ठीक है, कुडनकुलम, कलपक्कम, ये आपको दोनों के दोनों याद होने चाहिए। आगे देखिएगा, वन अनुसंधान कहाँ पर है? देखिए, वन अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर है, वो आपसे पूछा गया है। वो है, आपको पता होगा, वो देहरादून के अंदर है। देहरादून बोले तो उत्तराखंड के अंदर है। देखिएगा,
ये बड़ा ही अच्छा और प्यारा सवाल है, आपको याद होना चाहिए कि 1906 के अंदर ये वन अनुसंधान केंद्र बना था। क्या बना था? वन अनुसंधान केंद्र बना था। और आपको एक और चीज़ याद रखना है कि एशिया का एकमात्र है, ठीक है, एशिया का एकमात्र है ये, जो कि हमारे भारत के अंदर कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के अंदर। एग्जैक्टली इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पर पूना पैक्ट किया था? देखिएगा, पूना पैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये जो हुआ था वो 27 सितंबर, लिख लीजिएगा, 27 सितंबर 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का मतलब होता है समझौता, ठीक है। जो पूना समझौता था वो कब हुआ था? 27 सितंबर 1932 को। और ये पूछा गया सवाल है कि पूना पैक्ट किन दो महान व्यक्तियों के बीच में हुआ था? तो उनका नाम था महात्मा गांधी और, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। और इसके अंदर विशेष बात क्या कही गई थी? देखिएगा, जब ये हुआ कहाँ पर था? देखो, जगह अगर आपसे पूछा जाए तो वो याद रख लीजिएगा, जो यरवदा जेल है, ठीक है, जो यरवदा जेल है ये कहाँ पर है? पूना है। और वहीं पर जो था BR अम्बेडकर साहब मिलने के लिए गए थे, तो वहाँ पर जो था ये पैक्ट हुआ था। और इसके अंदर ये हुआ था कि जो BR अम्बेडकर जी थे उनको जो है पृथक निर्वाचन, जो पृथक निर्वाचन का अधिकार था उसे त्यागना पड़ा एंड संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा था इसके अंदर। और यहीं पर आप याद रख लीजिएगा, लॉर्ड वेलिंगटन जो थे वो 1931 से 1936 तक जो थे वो इस कार्यकाल के दौरान कौन थे? गवर्नर जनरल थे। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? इस सब को जो है वो बैक टू बैक याद रखना है। देखिएगा, आपको डेट याद रखना है ना कि 1907 के अंदर, क्या 1907 में हुआ था। और ये हुआ था जब वो जो 23वीं बैठक जो चल रही थी, 23वीं सम्मेलन के अंदर ये हुआ था। इसमें बेसिकली हुआ क्या था पता है आपको? कि जो गरम दल और नरम दल, इन दोनों के बीच में जो था वो विवाद हो गया था। तो ऐसे में जो गरम दल था वो छोड़ करके चला गया था। ये भी आपको याद रखना है। 23वीं बैठक थी वो और 1907 में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और एक और पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? कांग्रेस की क्या हुई थी जी? स्थापना हुई थी। और वो किसने की थी? वो थे A.O. ह्यूम। क्या नाम था उनका? A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने जो है वो कांग्रेस की स्थापना की थी। इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे देखिएगा कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बंबई में सेना में विद्रोह हुआ था, वो कब हुआ था? ये सवाल जो है मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये बड़ा ही फेमस विद्रोह था। पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला एशियाई खेल जो होता कब आयोजित हुआ था? देखिएगा, पहला लिख लीजिएगा, जो पहला एशियाई खेल जो था ये कहाँ पर हुआ था? ये आपको याद रख लेना है। मार्च 1951 के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये भारत के अंदर हुआ था, दिल्ली के अंदर, ठीक है, भारत में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, एशियाई खेल में क्या मतलब होता है कि एशिया के अंदर जितने भी देश आते हैं उनके प्लेयर जो होते हैं वो अलग अलग गेम्स के अंदर जो होते हैं वो जो खेल खेलते हैं। इसके बाद में जो एशियाई खेल है वो 4 साल के अंतराल पर खेला जाता है, 4 साल बाद आता है जी। आगे देखिएगा, लंदन में बेबल्स मैदान जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? ये पूछा गया सवाल है। तो याद रख लीजिएगा कि जो देखिएगा वेम्बले, क्या है? वेम्बले स्टेडियम है। और ये जो है वो किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे है जी? फुटबॉल से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है, वेबल्स स्टेडियम। और एक और सुनो, आपको पता है यूरोप का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का ये जो है स्टेडियम आता है, इसमें 90,000 दर्शक बैठ सकते हैं, ठीक है, कितना? 90,000 दर्शक बैठ सकते हैं। और याद रखना है यूरोप का दूसरे नंबर का, क्या? यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा है। ये भी आपको फैक्ट जो है वो याद रखना है। इन सब सवालों को याद रखिएगा। और देख लीजिएगा, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस, ठीक है, और ब्राज़ील का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? वो है आपका फुटबॉल। क्या है जी? फुटबॉल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीलंका का कौन सा है, तो श्रीलंका के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, चलिए मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। और देख लीजिएगा, और देखिए, अगर आपसे अमेरिका का पूछ लिया जाए तो अमेरिका का कौन सा है बताओ? इसमें अमेरिका का है बेसबॉल। क्या है?
बेसबॉल है। और श्रीलंका का क्या है बताओ? वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल है। ये भी आपको जो है वो भूलना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद रख लेना है। तो लंदन में बेबल्स मैदान इस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है, तो फुटबॉल जो होता है वो सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत नहीं रहना चाहिए। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे पूछा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अभी मैंने आपको बताया था, वो है आपका बेसबॉल। क्या है बताओ? बेसबॉल है। और वॉलीबॉल कहाँ का है? ये मैंने अभी बताया था, ये श्रीलंका का है। कहाँ का है जी? ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका कहाँ का है? ये फ्रांस का है और ब्राज़ील का है। ठीक है, फ्रांस का है और ब्राज़ील का है। बाद में देखिए रग्बी का अगर मैं पूछ लेता हूँ, तो रग्बी जो है वो न्यूजीलैंड का है। क्या है? न्यूजीलैंड का है। ठीक है, ये याद हो जाएगा। और बेसबॉल ये कहाँ का हो जाएगा? ये अमेरिका का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका का हो जाएगा। मेरा सवाल है आपसे कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला देखिएगा, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग का गठन, मतलब उसकी नियुक्ति की गई थी? सैंडलर आयोग जो था वो कब बना था, ये आपको जो है वो बताना है। देखिएगा, सैंडलर आयोग जो था वो 1917 के अंदर बना था। क्या था इसका उद्देश्य? क्या था इसका उद्देश्य? ये था कि विश्वविद्यालयों के अंदर शिक्षा से संबंधित जितने भी समस्या हैं उनके लिए उनके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करना और सैंडलर आयोग को देना। ठीक है, ये विशेष जो था वो इसका उद्देश्य था। तो 1917 जो था वो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल साथियों देखिए होगा पूरा का पूरा मैंने आपको 15 क्वेश्चंस जो वो करवा दिए हैं। तो 15 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या है, वो स्कोर आप यहाँ पर कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो आपको जो वो कमेंट करके बताना है कि आपका जो स्कोर है वो कितना है। ठीक है, और बाकी आपने जैसा बोला था कि सर हिंदी के लिए क्या करें, तो भाई हिंदी के लिए आपको मैं बता दूं, अगर आपको पूरा डिटेल में हिंदी चाहिए, एक सवाल का 10-10, 20-20 सवाल चाहिए, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसमें एकदम हौच-पौच ना हो, इसीलिए उसके लिए हिंदी के लिए अलग से बताया जाएगा। तो ये 10 प्रैक्टिस सेट खत्म होते हैं, उसके बाद 10 जो है मैं आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा। एंड उनके अंदर कम से कम 90% जो हिंदी है आपके लिए जो एग्जाम में आएगी वो सब खत्म करवा दूंगा। उसके बाद में मैथ चलेगा, रीजनिंग चलेगा, उनको तो एकदम लत्ता उड़ा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी सवाल थे वो सब के सब जो है मैंने आपको करवा दिए हैं। तो जो मैंने आपसे सवाल जो है वो पूछा है, तो बिल्कुल वो सवाल जो है वो आपके एग्जैक्टली बताना है आपको। ये कहीं से गूगल करो, कहीं से करो, लेकिन करिएगा। अच्छा विद्रोह है, बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पर अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, जो बम्बई विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों से परेशान होने के बाद में किस सन के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो आपसे पूछा है। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।